चैप्टर का सेकंड पार्ट है 5th पॉइंट से फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। यहाँ पे बात की गई है चननदारों के बारे में, एक स्मॉल सेटलमेंट के बारे में। इसे मैप 1 पे लोकेट करने के लिए बोला गया है। तो मैप 1 को हम अच्छे से देखें एक बार। तो मैप 1 को तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये सारी मैच्योर हड़प्पन साइट्स हैं। और यहाँ पे चननदारों को हम देखते तो बहुत ही चननदारो एकदम छोटी सी जगह है, बिल्कुल बहुत छोटा सा सेटलमेंट है। एक डॉट से दिखाया गया है जो करेंटली इस समय पाकिस्तान में है। और ये जो छोटी सेटलमेंट्स होती थी, ये बड़ी सेटलमेंट्स जैसे मतलब मोहनजोदड़ो के मुकाबले, या फिर हड़प्पा सेटलमेंट जो हड़प्पा सिटी थी उसके मुकाबले बहुत छोटी थी। यहाँ पे उसका एक मतलब अंदाज़ा बता रहेगा कितनी छोटी रही होगी। तो जो चननदारो सेटलमेंट थे वो 7 हेक्टेयर्स के बीच कुछ लेस थी, और मोहनजोदड़ो उसी के कंपैरेटिवली 125 हेक्टेयर्स। तो हम देख सकते हैं बहुत बड़ा डिफरेंस था दोनों की साइज़ में। तो ये जो छोटी छोटी सेटलमेंट्स थी, ये इनका मेनली एक्सटेंसिव मतलब इसको एक्सक्लूसिवली डिवोट कर रखा था क्राफ्ट प्रोडक्शन में। ये कम्प्लीटली क्राफ्ट प्रोडक्शन की तरफ डिवोटेड थी, जैसे कि बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। सील मेकिंग तो हम समझ ही गए होंगे कि सील मेकिंग बहुत डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट था। और जो वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज़ किए गए थे वो भी बहुत ज़्यादा रिमार्केबल थे, जैसे कि स्टोन्स, कार्नेनियल स्टोन यूज़ किया गया, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्स एंड स्टीएटाइट। मेटल्स जैसे कि कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड को यूज़ किया गया, एंड शेल को भी यूज़ किया गया। फाइंस को यूज़ किया गया, जो भी थोड़ी देर पहले हमने पिछले पार्ट में हमने लग्जरियस आइटम के रूप में पढ़ा था। एंड टेराकोटा और बर्न्ट क्ले से ये क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे। तो कुछ जो बीड्स होती थी वो एक या दो से ज़्यादा स्टोन से बनती थी। उनको एक साथ सीमेंट किया जाता था, साथ में जोड़ा जाता था, और कुछ स्टोन्स के ऊपर गोल्ड कैप्स लगाया जाता था। अलग अलग तरह की शेप्स में ये बीड्स बनाते थे, जैसे कि डिस्क शेप्ड हो गया, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप्ड या सेगमेंटेड। और इनको अलग अलग तरह से डेकोरेट किया जाता था, जैसे पेंटिंग कर ली, डिज़ाइन कर लिया इनके ऊपर कार्व करके। यहाँ पे फिगर 1.13 में दिखाया जा रहा है कि किस तरह के टूल्स यूज़ किए जाते थे बीड्स बनाने में, किस तरह का टूल यूज़ किया जाता था बीड बनाने में, और किस तरह के बीड्स बनते थे फाइनल फॉर्म में। और जो अलग अलग टेक्निक्स यूज़ की जाती थी बीड्स को बनाने में, और वो डिपेंड करती थी किस तरह का मटेरियल यूज़ हो रहा है। जैसे कि स्टीएटाइट जिससे कि सील्स बनती थी, वो एक बहुत सॉफ्ट स्टोन होता है, तो उस पर काम करना बहुत इजी होता है। तो उससे जो बीड्स बनाई जाती है उसको स्टीएटाइट पाउडर से बनाया जाता है, इस स्टोन के पाउडर से बनाया जाता है। स्टोन को पहले पाउडर फॉर्म में टर्न किया जाता है, उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद में इसके पेस्ट से बीड्स बनाई जाती थी। इससे क्या होता था कि वो बीड्स बहुत इजीली बन जाती थी, ना कि जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स देनी पड़ती थी हार्ड स्टोन्स पे, उनके मुकाबले बहुत इजी होता था ये। और अपनी मर्ज़ी की शेप दी जा सकती थी, पाउडर फॉर्म से बीड्स बनाने से अपनी मर्ज़ी की शेप दी जा सकती थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ द स्टीएटाइट माइक्रो बीड्स वॉज मेड रिमेन्स अ पजल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट स्टडिंग एंशिएंट टेक्नोलॉजी। तो अब तक जो मतलब आर्कियोलॉजिस्ट जो एंशिएंट टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एक पजल है, क्योंकि जो स्टीएटाइट के जो माइक्रो बीड्स है उनको कम्प्लीटली पूरी तरीके से कैसे बनाया जाता है, तो वो आज भी एक पजल है। क्योंकि उन्होंने एक अंदाज़ा लगा के तो ये कह दिया कि शायद उसके पाउडर से बनाते थे, बट कम्प्लीटली आज भी श्योर नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ये रिवील करते हैं कि जो रेड कलर ऑफ कार्नेलियन होता था, कार्नेलियन जो एक तरह का स्टोन होता है जिससे बीड्स बनाई जाती है, उसका जो रेड कलर है उसे ऑब्टेन करने के लिए इसे फायर किया जाता था। फायर मतलब गर्म किया जाता था, तपाया जाता था येलोइश कलर के रॉ मटेरियल को, तब जाके ये रेड कलर में आता था। और फिर इससे बीड्स बनती थी अलग अलग वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में। अलग अलग तरह के नोड्यूल्स चिप करते थे बहुत अलग अलग रफ शेप्स में, और फाइनली उनको फाइनल फॉर्म मिलता था, फाइनली फ्लैंक्ड इनटू द फाइनल फॉर्म। ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग और ड्रिलिंग
इस प्रोसेस को कंप्लीट करते थे, बीड मेकिंग प्रोसेस को। स्पेशलाइज्ड जो ड्रिल्स होती थी वो हमें चनुंदारो, आर्कियोलॉजिस्ट को चनुंदारो, लोथल और कुछ रिसेंटली धोलावीरा से एक्सकेवेशन के टाइम मिली है। रिसेंटली एक्सकेवेशन टाइम टू टाइम होता रहता है, कभी अभी रिसेंटली हो रहा है, कभी कुछ साल पहले हुआ, इस तरह से। तो उन्हें स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स मिली है जिनसे बीड्स बनाई जाती थी। इफ़ यू लोकेट, अगर हम नागेश्वर और बालाकोट को मैप 1 में लोकेट करें, मेरे साथ में आप बुक खोल के देख सकते हैं। नागेश्वर और बालाकोट जो है वो कोस्ट के किनारे वाली स्मॉल सेटलमेंट्स हैं, कोस्ट यानी समुद्र के किनारे वाली। तो इससे हमें पता चलता है कि जो स्पेशलाइज सेंटर थे ये वहाँ पे बनते थे जहाँ से इनको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो सके। और जो कोस्ट के किनारे वाली जो सेटलमेंट्स है वहाँ पर सबसे इजीली मिलने वाला रॉ मटेरियल कौन सा होगा? शेल ऑब्जेक्ट्स होंगे। उनसे वो लोग बैंगल्स बनाते थे, लेडलेस बनाते थे एंड इनलेस बनाते थे। और उसके बाद वहाँ से ये अलग अलग सेटलमेंट्स में, जो बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स होती है जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, या फिर अलग अलग जो सेटलमेंट्स होती है जहाँ पे कि इनका प्रोडक्शन नहीं होता था, वहाँ पे इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था, भेज दिया जाता था बिकने के लिए, या फिर जो भी जो फिनिश्ड प्रोडक्ट था उसे वहाँ से उठाकर इंटरनल एरियाज़ में भेज दिया जाता था। जैसे कि बीड्स को भेजते थे, तो चनुदारो और लोथल जो है वो स्मॉलर एरियाज़ थे। और उसी तरह की जो मतलब काम होता था वो मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा में भी देखने को मिलता था। ये अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, आगे वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि चनुदारो और लोथल से जो छोटा मोटा जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, रॉ मटेरियल से जो भी बन रहा है, फाइनल प्रोडक्ट को बड़े बड़े सेंटर्स, अर्बन सेंटर्स में लेके चले जाते थे, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा जैसी बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स में। और यहाँ पे फिगर 1.14 में पोट्री दिखा रखी है। तो इसमें लिखा हुआ है कि कुछ इस तरह की पोट्री हमें दिल्ली के नेशनल म्यूज़ियम में देखने को मिल सकती है। कभी मौका मिले तो जाइएगा ज़रूर, नेशनल म्यूज़ियम बहुत बड़ा है और वहाँ पे हड़प्पन इंडस वाली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ बता रखा है। और या फिर आपको इस तरह की पोट्री या तो दिल्ली म्यूज़ियम में मिलेगी या फिर लोथल के म्यूज़ियम में मिलेगी, और बाकी म्यूज़ियम्स में मिलना थोड़ा मुश्किल है। आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब लोग कैसे, मतलब वो लोग कैसे, जो अलग अलग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन होते थे, आर्कियोलॉजिस्ट उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किन किन सेटलमेंट्स में, किन किन छोटे बड़े सेटलमेंट्स में वो प्रोडक्ट्स को बनाते थे, कहाँ वो प्रोड्यूस करते थे। तो इन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जो क्राफ्ट प्रोडक्शन की एरियाज़ होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कुछ फॉलोइंग मतलब कुछ चीज़ों पे ध्यान देते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल नोड्यूल्स हो गए, जो स्टोन नोड्यूल्स हो गए, वोल शेल्स हो गए, कॉपर ओर हो गया, टूल्स हो गए, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स हो गए, या फिर जो रिजेक्ट या फिर वेस्ट मटेरियल है वो हमें मिल जाता है। मतलब रॉ मटेरियल जहाँ से इजीली अवेलेबल हो रहा है, वो सिंपल सी बात है वो जगह क्राफ्ट प्रोडक्शन में से रिलेट करती होगी कहीं ना कहीं। और जब हमने देखा है कि आयरन का किसी जगह पे वर्क हो रहा है तो छोटे मोटे जो टुकड़े रहते हैं वो वेस्ट मटेरियल छोटे मोटे वो वहीं पे छूट जाता है। सेम उसी तरीके से जो छूटा हुआ जो वेस्ट मटेरियल होता था, आर्कियोलॉजिस्ट के जो वो वेस्ट मटेरियल जब मिला एक्सकेवेशन के टाइम पे, तो उनसे पता चला कि ये जो सेटलमेंट्स है, छोटी छोटी या फिर बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स, यहाँ पे पक्का प्रोडक्शन का काम होता होगा, तभी यहाँ पे वेस्ट मटेरियल पड़ा है। और वेस्ट मटेरियल बहुत बेस्ट इंडिकेटर है कि यहाँ पे पक्का क्राफ्ट वर्क होता होगा। जैसे कि मतलब शेल हो गया या फिर स्टोन हो गया, उससे हम कुछ चीज़ें बना रहे हैं तो पक्का उनसे कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल बचता है और वही छूट जाता था। उन्हीं को एक्सकेवेशन के टाइम आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा और उन्हीं के ऊपर बेस पे बताया कि ये छोटी मोटी जगह, ये छोटी छोटी सेटलमेंट्स या फिर ये बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स हुआ करती थी। फिगर 1.15 में टेराकोटा फिगराइन दे रखी है। इस तरह की इमेजेस का पक्का ध्यान रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में फिगर्स भी आती है, एक मार्क्स में फिगर्स भी पूछ लेते हैं। कभी किसी इमेज को दे दिया और पूछ लेंगे कि इस फिगर का नाम क्या है, इस इमेज का नाम क्या है, इस आर्टिफैक्ट का नाम क्या है। आप हम लोगों ने बुक पढ़ी है तो अभी उसके हिसाब से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और समटाइम्स जो बड़े बड़े लार्ज वेस्ट पीसेस बच जाते थे
उनसे छोटे छोटे स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स भी बना लिए जाते थे। उसके बाद में जो छोटे छोटे पीसेस बच जाते थे वो वहीं पे काम की जगह पे छूट जाते थे, और उन्हीं को ट्रेस करके आर्कियोलॉजिस्ट एक बता पाए कि ये क्राफ्ट प्रोडक्शन के एरियाज़ रहे होंगे। और इन छोटी छोटी इन चीज़ों से ही एक बात और जानने को पता चला कि जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, जो कि बहुत बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वहाँ पर भी क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम चलता था। और यहाँ पे फिगर 1.16 में बता रखा है कि किस तरह के आर्ट मतलब क्राफ्ट प्रोडक्शन की चीज़ें, क्या क्या चीज़ें बनती थी। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेसल्स थे ये हमें म्यूज़ियम्स में इस तरह के आर्टिफैक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। स्ट्रेटजी 6 पॉइंट है हमारा, स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। तो किस तरह की स्ट्रेटजीज हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग यूज़ करते थे रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने के लिए। अब जब भी कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाना है तो सिंपल सी बात है, हमें रॉ मटेरियल चाहिए। तो मेनली उन लोगों के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते थे वो होता था क्ले, स्टोन, टिम्बर या फिर कोई भी मेटल हो गया, जैसे कि मेटल कौन सा, कॉपर, ब्रॉन्ज या फिर गोल्ड। तो इन ये प्रोडक्ट्स जो ये रॉ मटेरियल है, उनमें से क्ले तो इनको लोकली अवेलेबल हो जाता था क्योंकि ये इंडस वैली के एरिया में रहते थे, तो ऑब्वियसली क्ले तो उनको वहीं से मिल जाएगा। अब बचा स्टोन, टिम्बर एंड जो बाकी के मेटल्स होते हैं, वो ये दूर दूर के इलाकों से अलग अलग सेटलमेंट से प्रोक्योर करते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे क्राफ्ट सेंटर्स पे, फिर वहाँ पर उन पे काम करते थे। तो टेराकोटा टॉय मॉडल्स जो मिले हैं बुलक कार्ट्स के, उससे ये सजेशन मतलब ये हमें पता चल जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि उनके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन था वो बुलक कार्ट्स पे होता था, बैलगाड़ी से होता था। जब टेराकोटा टॉय मॉडल्स से हमें पता चल रहा है कि उन लोगों को बुलक कार्ट्स के बारे में पता था, इसका मतलब पक्का बुलक कार्ट्स को यूज़ करते थे ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स के रूप में, यानी लैंड रूट्स उस समय एग्जिस्ट करते थे और वो लैंड रूट्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करते थे अलग अलग जगह से, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स या फिर लोगों का आना जाना चलता रहता था। रिवराइन रूट्स यानी रिवर पे वो बोट से किस तरह से मूवमेंट करते थे, तो वो बात सिंपल है क्योंकि ये कम्प्लीटली जो सेटलमेंट है ये इंडस रिवर के किनारे बसी हुई थी, इसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे बसी हुई थी, तो पक्का ये इस रिवर का भी इस्तेमाल करते थे मूवमेंट का, अप डाउन करने के लिए, गुड्स का या फिर पीपल का मूवमेंट के लिए। और जो हम देख सकते हैं कि इन रिवर्स के थ्रू, इन ट्रिब्यूटरीज और इस रिवर के थ्रू ये कोस्टल एरिया तक मूव कर पाते थे, बिल्कुल कोस्ट तक मूव कर पाते थे। इसीलिए तो हम देखते हैं पैसेज 6.1 मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। इस पॉइंट से ही हमें ये पता चल जाना चाहिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो मटेरियल्स प्रोक्योर करते थे वो सिर्फ सब कॉन्टिनेंट एरिया से नहीं बल्कि उससे आगे से भी, उसके बियॉन्ड एरिया से भी वो मटेरियल को प्रोक्योर करते थे। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए अलग अलग मतलब जो वेरियस स्ट्रेटजीज़ वो यूज़ करते थे मटेरियल प्रोक्योर करने की, वो मेनली दो थी। पहला तो वही कि इस्टेब्लिश करना सेटलमेंट्स को, जैसे कि नागेश्वर एंड बालाकोट। अगर आप मैप 1 में देखें तो नागेश्वर, बालाकोट दोनों ही कोस्टल एरियाज़ में है, ये दोनों सेटलमेंट्स कोस्टल एरियाज़ के पास में है। तो वहाँ पे कोस्ट के पास में इन्हें शेल, जो कि ईज़िली अवेलेबल होगा रॉ मटेरियल शेल, वहाँ से ये इस रॉ मटेरियल को लेकर वहीं पर प्रोडक्शन कर इसे इंटीरियर पार्ट ऑफ सेटलमेंट्स जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पन मतलब हड़प्पन सेटलमेंट्स की तरफ इसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह एक साइट है शोरतुगई जो कि अफ़गानिस्तान में है, प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान में। तो ये नियर बेस्ट सोर्स था लैपिस लजूली का, एक ब्लू सेमी प्रीशियस स्टोन जो कि बहुत ही हाईली वैल्यूड था। एंड लोथाल जो कि गुजरात में है, वहाँ से हमें कार्नेलियन
मतलब वहाँ से हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को कार्निलियन मिलता था। अभी देखना, मैं जिन जिन जगहों के नाम ले रहा हूँ, शोरतुगई, नागेश्वर, बालाकोट, या फिर लोथाल, या फिर साउथ राजस्थान में जहाँ से स्टीएटाइट मिलता था, या फिर राजस्थान में जहाँ से इन्हें मेटल मिलता था, मेटल में इन्हें कॉपर मिलता था राजस्थान के पार्ट से। तो इन एरियो में ये जो एरिया है, यहाँ पे इन लोगों ने पहले तो अपने इस्टेब्लिश किया सेटलमेंट को, छोटे छोटे सेटलमेंट्स बनाए, वहीं से रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया, वहीं पे प्रोड्यूस किया और फिर इंटीरियर पार्ट्स में भेज दिया। सेकंड स्ट्रेटेजी जो ये यूज़ करते थे उसे हम बोलते थे एक्सपीडिशंस, यानी एक जगह से मतलब दूसरी जगह पर हम जाते हैं, वहाँ से लेकर आते हैं रॉ मटेरियल। एक्सपीडिशन करना, ट्रैवल करना, मूव करना, तो ये अलग अलग जगह पे जाते थे। तो उनमें से एक जगह था खेतरी रीजन इन राजस्थान, जहाँ से इन्हें कॉपर अवेलेबल होता था। साउथ इंडिया से ये गोल्ड लेकर आते थे। और इस मूवमेंट के टाइम पे, इन एक्सपेडिशन के टाइम पर, इनकी जो अलग अलग सेटलमेंट्स के जो लोकल कम्युनिटीज़ थी, उनके साथ इनका अच्छा खासा कम्युनिकेशन बैठ गया था। हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी के साथ में ट्रेड करते हैं तो हमारा उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छा होता है। जो ये ओकेशनल एक्सपेडिशन होते थे, इनकी वजह से कम्युनिकेशन लोकल कम्युनिटीज़ के साथ में राजस्थान के, या फिर खेतरी रीजन राजस्थान के, या फिर साउथ इंडियन जो सेटलमेंट्स थी उनके साथ में इनका कम्युनिकेशन अच्छा था। ओकेशनल जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स है, जो कि बीड्स, हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स जो स्टीएटाइट माइक्रो बीड्स होती है, वो इन कुछ जगहों से मिली है, जैसे खेतरी रीजन से या फिर साउथ इंडिया से। जो इन हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो बीड्स की जो फाइंडिंग है, ये बताती है कि इनका, ये एक इंडिकेशन है कि इन लोगों का कांटेक्ट, हड़प्पन सिविलाइजेशन का कांटेक्ट, के लोगों का कांटेक्ट साउथ इंडिया और खेतरी रीजन के सेटलमेंट्स के साथ भी था। और खेतरी रीजन में जो एविडेंस मिले हैं, जिस तरह के एविडेंस मिले खेतरी एरिया में, आर्कियोलॉजिस्ट इस जगह को गणेश्वर जोधपुरा कल्चर बोलते हैं। गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। तो अभी हम क्लियरली एक चीज़ पढ़ते हैं, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। अभी हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, कल्चर का मतलब होता है टाइप ऑफ डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ आर्टिफैक्ट्स फाउंड एट अ जोग्राफिकल एरिया एट अ जोग्राफिकल टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड में, तो उस चीज़ को हम कल्चर बोलते हैं। तो यानी गणेश्वर जोधपुरा एरिया में जो भी सामान मिला, जो भी एविडेंस मिला, जो भी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हुई, उसको ये गणेश्वर जोधपुरा कल्चर बोल रहे हैं। विद इट्स डिस्टिंक्टिव नॉन हड़प्पन पोट्री। नॉन हड़प्पन पोट्री यानी कि हड़प्पन पोट्री नहीं था, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से अलग था, ये सेटलमेंट कम्प्लीटली अलग था। और इनकी जो अनयूजुअल वेल्थ थी कॉपर ऑब्जेक्ट्स की अनयूजुअल है ऑब्जेक्ट, मतलब जो वेल्थ थी, इसका मतलब यहाँ से हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग कॉपर ट्रेड करते थे, कॉपर लेते थे इन लोगों से। और मतलब यही पॉसिबिलिटी बन जाती है कि यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे वो इस रीजन से कॉपर सप्लाई करते थे हड़प्पा को। ये मैप सा दे रखा है, इसके बारे में मतलब मैप 3 जो दे रखा है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वेस्ट एशिया, इसको भी हम एनालाइज करेंगे कि ये जो पार्ट है मेलुहा वाला, मेलुहा यानी कि हड़प्पा, एक मतलब नाम दिया गया है मेलुहा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि मेसोपोटामियन जो टेक्स्ट है उसमें मगन और दिलमुन और मेलुहा जैसी जगहों के नाम दिए गए हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि शायद मेसोपोटामिया, जो कि कंटेम्प्ररी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के, हो सकता है इन मेसोपोटामिया और हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट रहा हो। 6.2 कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड। आर्कियोलॉजिस्ट को रिसेंट फाइंडिंग्स में ये पता चला कि जो कॉपर आता था हड़प्पन साइट्स पे, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कॉपर जो मिला है वो प्रोबेबली ओमान से आता होगा,
प्रोबेबली ओमान से आता होगा। आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं, जो रीसेंट फाइंडिंग्स से ये सजेस्ट किया है आर्कियोलॉजिस्ट ने, क्योंकि जो ओमान जो कि साउथ ईस्टर्न पार्ट में है, अरेबियन पेनिनसुला के साउथ का पार्ट ये है, साउथ ईस्टर्न पार्ट में, यानी मगन वाला इलाका, ये वाला पार्ट ओमान है। और यहाँ से कॉपर को इंपोर्ट किया जाता था। और केमिकल एनालिसिस ये बताता है कि जो ओमानी कॉपर है और जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स है जो कि कॉपर से बने हुए हैं, उनके अंदर ट्रेसेस है निकल के ट्रेसेस, यानी दोनों एक जैसे कॉमन ओरिजिन सजेस्ट करता है दोनों की, क्योंकि अब ओमानी कॉपर में भी निकल के ट्रेसेस मिल रहे हैं, हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स में भी निकल के ट्रेसेस मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि ये कॉमन ओरिजिन रहा होगा। पक्का हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ओमान से कॉपर को इंपोर्ट करते होंगे। और भी अलग अलग ट्रेसेस मिले हैं जिससे पता चलता है, जैसे कि डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल, एक दूसरे टाइप का वेसल मिला है, डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल मिला है। फिगर 1.17 में अगर हम देखें तो हड़प्पन जार जो कि ओमान में मिला है, वो ये सजेस्ट करता है कि ओमान की सेटलमेंट्स और हड़प्पन सेटलमेंट्स में कांटेक्ट रहा होगा। ये जो वेसल है ये बहुत बड़ा हड़प्पन जार कोटेड है, मतलब जार है जिसको कि ब्लैक क्ले से कोट किया गया है, थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले से कोट किया गया है, जो कि ओमान की साइड से मिला है। और इस तरह की कोटिंग से सजेस्ट होता है कि हमें आर्कियोलॉजिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि पक्का इस तरह की जो ये वेसल्स है, इनमें कुछ लिक्विड रखा जाता था, और जो क्ले से इनको कोट किया जाता है वो लिक्विड बाहर ना गिरे, परकोलेट ना हो, बाहर छन के ना गिर जाए, इसीलिए इस तरह की कोटिंग की जाती थी। तो आर्कियोलॉजिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि शायद इस लिक्विड के बदले, इस वेसल लिक्विड के बदले हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ओमानी कॉपर लेते होंगे। मेसोपोटामियन टेक्स्ट, मेसोपोटामिया की बात आ गई यहाँ पे, कम्प्लीटली डिफरेंट बात आ गई। मेसोपोटामिया की बात करें तो मेसोपोटामिया जो कि कंटेम्प्रेरी थी मेलुहा के, उसमें मतलब मेलुहा मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो ये सजेस्ट करती हैं मेलुहा के या फिर जो कि मगन के कंटेम्प्रेरी थी, वहाँ पर मगन का नाम दे रखा है। उन्होंने मगन का नाम दिया है कि वो मगन एक रीजन है मगन, वहाँ से वो कॉपर इंपोर्ट करते थे, वहाँ से वो कॉपर लेकर आते थे। और इंटरेस्टिंगली एक बात पता चली है कि जो मेसोपोटामिया में जो कॉपर मिला है उसके अंदर भी निकल के ट्रेसेस मिले हैं। मेसोपोटामियन साइट्स में जो कॉपर मिला है उसमें भी निकल के ट्रेसेस मिले हैं। इसका मतलब इसकी भी कॉमन ओरिजिन रही होगी, सेम उसी की तरह जैसे कि हड़प्पन साइट्स में जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। अदर आर्कियोलॉजिकल जो फाइंड्स है वो सजेस्ट करते हैं कि जो लॉन्ग डिस्टेंस कांटेक्ट के बारे में सजेस्ट करते हैं अदर आर्कियोलॉजिकल जो फाइंड्स हैं, जैसे कि हड़प्पन सील्स हो गए, या फिर वेट्स हो गए, या फिर डाइस हो गए, या फिर बीड्स हो गए। ये कॉन्टेक्स्ट इस तरह से बन रहा है इनका, क्योंकि हम इसे नोट कर सकते हैं, जैसे कि मेसोपोटामियन जो टेक्स्ट है वो एक जगह के नाम के बारे में बताता है, जो कि कॉन्टेक्ट विद रीजन नेम्ड दिलमुन, दिलमुन नाम की एक जगह के बारे में इनका कॉन्टेक्ट बताया है, जो कि प्रोबेबली द आइलैंड ऑफ बहरीन सजेस्ट किया। इन लोगों ने ये सजेस्ट किया ये वाला इलाका दिलमुन जो हम देख रहे हैं, इस इलाके से मेसोपोटामिया का कांटेक्ट रहा होगा। मेसोपोटामियन टेक्स्ट से हमें ये पता चलता है। और सेम उसी तरह मगन यानी ओमान एंड मेलुहा, पॉसिबली ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन रीजन के लिए मेलुहा नाम यूज़ किया है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोगों ने। और ये जो अब ये हम लोग क्यों ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट के यार मेलुहा ही हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम होगा, क्योंकि उन्होंने जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट में ये मेंशन है कि जो प्रोडक्ट्स मेलुहा से आते थे वो मतलब कंसिस्ट करते थे, जैसे कार्नेलियन स्टोन हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा था, या फिर लैपिस lazuli जो कि शॉर्तुगाई से मिलता था अफ़गानिस्तान से, कॉपर जो कि राजस्थान से भी मिलता था, और गोल्ड जो कि साउथ इंडिया से आता था, या फिर वेराइटीज़ ऑफ वुड्स, टिम्बर का यूज़ भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में हुआ है।
मेसोपोटामियन मिथ्स सेज ऑफ मेलूहा, मतलब मेसोपोटामिया में एक मिथ है कि कहते हैं मेलूहा के बारे में कि मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड, मे इट्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस। तो कुछ मतलब ये एक तरह की सेइंग है, एक मिथ सेइंग है कि मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड एंड मे इट्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस। रॉयल पैलेस यानी शाही जो पैलेस होता है। तो सब आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि जो हाजा बर्ड जो वर्ड यूज़ किया गया है वो पक्का पीकॉक के लिए यूज़ किया गया होगा। पीकॉक यानी मोर के लिए ये वर्ड पक्का यूज़ किया गया होगा, हाजा बर्ड। और इनका मानना ये हाजा बर्ड उसकी जो बोलने का जो तरीका होता है, पीकॉक जिस तरह से कॉल करता है उससे इसका वर्ड डिराइव किया गया है। तो इट इज़ लाइकली द ये लाइकली है कि मेसोपोटामिया का जो कम्युनिकेशन था ओमान बहरीन या फिर मेसोपोटामिया से जो कम्युनिकेशन था हड़प्पा का, वो बाय सी रहा होगा क्योंकि अब लैंड से हम देखें तो मेसोपोटामिया तक जाने के लिए हम एक बार को लैंड यूज़ भी कर ले, लेकिन ये थोड़ा माउंटेनस एरिया है। कैस्पियन सी के नीचे वाला जो एरिया है ये कम्प्लीटली माउंटेन का एरिया है। तो यहाँ से बाय रोड जाना बहुत मुश्किल रहा होगा। तो पक्का इनका कांटेक्ट एक तरह से कह सकते हैं कि इनका सी टू सी कांटेक्ट रहा होगा। दिलमुन और मेसोपोटामिया से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो कांटेक्ट था वो सी टू सी रहा होगा। तो इस बात से हम ये सजेस्ट कर सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट इस बात से ये सजेस्ट करते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग बोट्स के बारे में जानते थे, शिप्स के बारे में जानते थे। वो बोट का यूज़ करते थे इधर से एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो मेसोपोटामिया जो टेक्स्ट है वो मेलूहा को रेफ़र करते हैं एज अ लैंड ऑफ सी फारर्स यानी समुद्र में गोते लगाने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए, समुद्र से आने जाने वाले लोगों के लिए मेलूहा यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है मेसोपोटामियन टेक्स्ट में। बिसाइड जो फाइंड्स डिपिक्ट्स ऑफ शिप एंड बोट्स, सील्स जो मिली हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में उनमें बोट्स और शिप्स का डिपिक्शन यानी वो बनी हुई है, छपी हुई है। तो जैसे अभी हम ये फिगर 1.20 में भी देख सकते हैं, सील डिपिक्टिंग अ बोट को डिपिक्ट कर रही है सील यहाँ पे। तो हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये लोग पक्का शिप्स के बारे में, बोट्स के बारे में जानते थे और ये थ्रू सी इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। फिगर 1.18 में भी हम देख ले तो क्या है कि एक सिलेंड्रिकल सील दे रखी है। ये सिलेंड्रिकल सील जब इसे प्रिंट करते थे तो ये कुछ मतलब पूरा घूम के जाती थी, तो इस तरह से प्रिंट होता था। ये मेसोपोटामियन सील है और इसके ऊपर हम्प्ड बुल दिखा रखा है। हम्प्ड बुल जो कि मोटिफ है जो कि इंडस रीजन के सील्स पर भी डिपिक्टेड है। बुल जो हम्प्ड बुल का जो मोटिफ है वो इंडस रीजन की तरफ इंडिकेट करता है। फिगर 1.19 में हम देखें तो एक राउंड पर्शियन गल्फ मतलब एक राउंड सील है जिसके अंदर पर्शियन गल्फ, बहरीन और समटाइम्स करें हड़प्पन मोटिव्स। इंटरेस्टिंगली लोकल दिलमन वेट्स फॉलोड द हड़प्पन स्टैंडर्ड्स। तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मतलब किस तरह का इनका कांटेक्ट रहा होगा। जो दिलमुन यानी जो पर्शियन गल्फ वाला बहरीन वाला जो इलाका है, यहाँ पे जो कुछ चीज़ें मिली है जो हड़प्पन कांटेक्ट की तरफ इशारा करती है, उसी तरह जो इनका जो वेट था, दिलमुन में जो वेट स्टैंडर्ड था वो हड़प्पन स्टैंडर्ड के बिल्कुल फॉलोड था, मतलब बिल्कुल उनसे मेल खाता था। तो हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ इनका इकोनॉमिक और मतलब अच्छा खासा कांटेक्ट था, जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे का वेट जो स्टैंडर्डाइज वेट रेशियो था ये उसको भी फॉलो कर रहे थे। पक्का इनका एक दूसरे के साथ ट्रेड कांटेक्ट रहा होगा। यहाँ पे फिगर 1.21 को हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। लेटर्स ऑन एन एंशिएंट साइन बोर्ड, ये सील्ड साइन बोर्ड है।
तो इसमें हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो स्क्रिप्ट है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है, इसे अभी तक नहीं पढ़ा गया है, ये अनडेसिफर्ड है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हम नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि ये जो साइंस बने हुए हैं ये शुरू में मतलब राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ लिखे गए होंगे। ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो इसमें जगह दी गई है वो शुरू में तो एकदम बराबर जगह चल रही है, लेकिन लास्ट में जाते जाते जगह बिल्कुल कम हो गई है। इसका मतलब ये पक्का जो स्क्रिप्ट है इसको ये राइट हैंड साइड से लिखते थे और लेफ़्ट में ख़त्म करते थे। यहाँ पे एक सील दे रखी है रोपार, एक जगह के बारे में, एक जगह पे जो सील मिली है 1.22 में। तो अभी हम सील, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो सील एंड सीलिंग्स के बारे में अभी हम देखते हैं 7.1 में। सील्स और जो सीलिंग्स थी ये यूज़ की गई थी टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस जैसे कि हम ओमान की बात कर लें, दिलमुन की बात कर लें, अलग अलग लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हैं खेतरी रीजन में, साउथ इंडिया रीजन में। तो जो सील जो लगता था इससे क्या होता था, एक यहाँ पे मतलब एक एग्जांपल दे रखा है, इमेजिन अ बैग ऑफ गुड्स बीइंग सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक बैग ऑफ गुड्स है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता, तो इसका जो मुंह होता था बैग का उसे रोप से बांधने के बाद नॉट, तो जो जिस तरह से उसको रस्सी से बांध देते थे उसके बाद उसके नॉट पे गीली क्ले को लगाकर उस पर सील से प्रेस कर दिया जाता था और उस पर एक इम्प्रेशन दे दिया जाता था सील का। तो उससे क्या होता था कि जब ये बैग पहुंचता था वहाँ पे तो और अगर सील इंटैक्ट रहती थी, जो सीलिंग जो थी जो बिल्कुल इंटैक्ट रहती थी, तो उससे पता चल जाता था कि जो बैग के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है और ये बैग डायरेक्टली जिसने भेजा है वहीं से आ रहा है। और ये मान सकते हैं कि सीलिंग के ऊपर जो सील किया जाता था उसके ऊपर सेंडर की आइडेंटिटी लिखी होती थी, उस सेंडर की आइडेंटिटी बता रखी होती थी। यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वे द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। फिर 7.2 में हम देखते हैं कि एक एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। एनिग्मेटिक मतलब मिस्टीरियस स्क्रिप्ट। हम अब जो चीज़ हमें समझ में नहीं आई हम उसे मिस्टीरियस ही बोलेंगे। जिस चीज़ को आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ नहीं पाए जिस स्क्रिप्ट को, तो वो मिस्टीरियस स्क्रिप्ट हो गई हमारे लिए, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, हमारे लिए। तो उसी तरह हड़प्पन जो सील्स है वो मतलब उन पर लाइन ऑफ राइटिंग, एक लाइन में राइटिंग होता था, तो उसमें ये मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि उनमें नाम लिखा होता था और ओनर का टाइटल लिखा होता था कि ओनर कौन है, उसका नाम क्या है। स्कॉलर्स ये सजेस्ट करते हैं कि मतलब जिस तरह के जो मोटिव्स बने हुए हैं, जैसे कि फिगर 1.22 में जिस तरह का ये मोटिव बना हुआ है एनिमल का, इससे ये पता चलता है कि शायद जो वहाँ पे उस समय जो लोग पढ़ नहीं सकते थे वो इन एनिमल्स, उन जो जनरली मतलब एनिमल का मोटिव होता था, बाकी और भी तरह के मोटिव्स होते थे, उनको देखकर वो ये बता सके कि क्या लिखा हुआ है जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। तो मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, मतलब यहाँ पे बताया है कि जो किस तरह की स्क्रिप्ट है उनकी, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन की किस तरह की स्क्रिप्ट थी। तो बताते हैं कि जो इंस्क्रिप्शंस जो मिले हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के वो मेनली तो सब शॉर्ट है, लेकिन जो सबसे बड़ा है जो अब तक मिला है वो 26 साइंस का है। एक तरह से 26 साइंस का जो मिला है। फिर भी हम बताया ऑल्दो जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक अनडेसिफर्ड है, जिसे अनडेसिफर्ड टू डेट है, मतलब जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और अभी तक मतलब इट वाज एविडेंटली नॉट अल्फ़ाबेटिकल। ये हम कह सकते हैं कि मतलब वो एक तरह से अल्फ़ाबेटिकल नहीं था जिस तरह से अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर हिंदी में, तो उस तरह से वो कम्प्लीटली एविडेंटली मतलब अल्फ़ाबेटिकल नहीं थी, क्योंकि इनका जो साइंस थी वो बहुत ज़्यादा थे नंबर में, बहुत ज़्यादा है नंबर में साइंस, जो कि समवेयर बिटवीन 375 to 400 साइंस हमें मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट में देखने को मिलते हैं। तो ये बात हम, और इट इज़ अपेरेंट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ अपेरेंट दैट जो स्क्रिप्ट थी वो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी, क्योंकि जो राइट एरिया है, जो राइट पार्ट है, उस एरिया में क्या है कि थोड़ी जगह ज़्यादा गैप है, ज़्यादा गैप दिया गया है हर एक वर्ड के बाद में। लेकिन जैसे जैसे हम लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं
वो गैप कम होता चले जाता है, सिकुड़ता चले जाता है। तो यहाँ पे इस तरह का मतलब एक्स्ट्रापोलेट किया गया है इस फैक्ट को कि हम जब लिखते हैं, जब जगह ख़त्म हो जाती है तो हम उस एरिया में थोड़ा दबा दबा के लिखना शुरू कर देते हैं। तो सेम ऐसा ही रहा होगा। बहुत सारे वैरायटी ऑफ सब ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जहाँ पे राइटिंग मतलब जिस पर लिखा गया था, जैसे कि सील्स हो गया, कॉपर टूल्स हो गए, रिम्स ऑफ जार हो गए, जार के रिम, या फिर कॉपर एंड टेराकोटा टैबलेट्स हो गए, ज्वेलरी हो गए, बोन्स के ऊपर लिखा जाता था, एंड इवन एन एंशिएंट साइन बोर्ड। तो रिमेंबर देयर में बी हैव बीन, हो सकता है कि मतलब पेरिशेबल मटेरियल्स के ऊपर भी वो लिखते होंगे, पेरिशेबल मटेरियल जो कि ख़राब हो जाता है मटेरियल उसके ऊपर। तो अब जिस तरह से इनकी स्क्रिप्ट इतनी वाइड स्प्रेड है, मतलब बताया गया कि किस किस जगह पे ये लिखते थे स्क्रिप्ट से, अपनी स्क्रिप्ट से अलग अलग अपनी भाषा में इतनी चीज़ें लिखते थे। हर जगह पे सील पे लिखा हुआ है, कॉपर टूल्स पे लिखा हुआ है, ज्वेलरी पे भी लिखा हुआ है, बोन्स पे भी लिखा हुआ है, एशियंट साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो इनका एक क्वेश्चन रेज होता है, इसका मतलब क्या वहाँ के उस समय के सभी लोग पढ़े लिखे थे, लिटरेसी वाइड स्प्रेड थी कि नहीं, ये क्वेश्चन है अभी रेज हो जाता है। हो भी सकता है कि वो लोग लिटरेट रहे होंगे, या फिर कुछ लोग ज़्यादा लिटरेट रहे होंगे, कुछ लोगों ने लिटरेसी नहीं गेन की होगी, इलिटरेट रहे होंगे। अब हम 7.3 में वेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि जो एक्सचेंज होते थे वो रेगुलेट होते थे, मतलब कम्प्लीटली प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स, एकदम प्रिसाइज सिस्टम हमने देखा था। स्टैंडर्डाइज रेशियो होता था, जैसे ब्रिक्स का स्टैंडर्डाइज रेशियो होता था वैसे वेट्स का भी स्टैंडर्डाइज रेशियो होता था। वेट्स भी एकदम स्टैंडर्डाइज यूज़ होते थे, और इनका जो प्रिसाइज सिस्टम था उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। जैसे कि जो स्टोन, जो वेट जिस तरह के स्टोन से वेट्स बनाए जाते थे, उस स्टोन को हम वो लोग मतलब चर्ट बोलते थे, CHERT। एंड ये जनरली क्यूबिकल होता है, क्यूबिकल स्टोन होता है इसी पे, और इसका पर कोई मार्किंग नहीं दे रखी है इस तरह के मतलब वेट्स के ऊपर। तो जो लोअर डेनोमिनेशन है वेट्स का वो बाइनरी नंबर में, मतलब बाइनरी दे रखा है, जैसे कि 1 2 4 8 16 13 32 एक्सेट्रा अप टू 12,800 तक डिनोमिनेशन दे रखा है। जबकि जो मतलब वाइल द हायर डिनोमिनेशन फॉलोड द डेसिमल सिस्टम, जो हायर डिनोमिनेशन होता था वो डेसिमल सिस्टम को फॉलो करता था। जो स्मॉलर वेट्स होते थे वो मतलब प्रोबेबली उनका यूज़ ज्वेलरी और बीड्स को मेजर करने में यूज़ किया जाता होगा, उनका वर्जन देखने के लिए ज्वेलरी और बीड्स का। ऑब्वियसली ज्वेलरी और बीड्स महंगे रहे होंगे। मेटल स्केल पेन्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। तो ये जो मेटल स्केल पेन्स मिले हैं इसका मतलब कि इस तरफ वेट रखा जाता होगा, दूसरी तरफ सामान रखा जाता होगा, फिर एक्सचेंज करने के लिए उन्हें देखा जाता होगा कि इसमें कितना वज़न है, उसके बाद उन्हें एक्सचेंज किया जाता होगा। फिगर 1.23 में हम देखते हैं अ प्रीस्ट किंग करके एक फिगर दिखा रखा है। मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ कि फिगर्स को तो अच्छे से पढ़ना है। मैं बाद में आगे चल के हर एक बुक का अलग अलग एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर एक बुक की एक एक फिगर्स को एक्सप्लेन करूंगा कि फ़िगर का क्या नाम है, फ़िगर कहाँ पे मतलब किस चीज़ की फ़िगर है, कौन सी आर्टिफैक्ट का नाम क्या है, ये और फिर मैं उसको पोस्ट करूंगा। वो थोड़ा आगे की बात है लेकिन बता रहा हूँ। एंड देन अलग अलग सोर्सेज़ के ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। हो सकता है इस चैप्टर की पार्ट्स थोड़े बढ़ जाए क्योंकि चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, और थोड़ा टाइम लग रहा है, और वीडियो के अंदर हम ज़्यादा टाइमिंग की वीडियोस नहीं बनाएंगे, फिर वो बोरिंग हो जाएगा। अगर एक घंटे की मैं वीडियो बनाता हूँ, एक डेढ़ घंटे की, तो उसको फिर देखने में मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए द एंशिएंट अथॉरिटी, तो 8 पॉइंट है द एंशिएंट अथॉरिटी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कि हम और कितना है और कितने पॉइंट्स आगे रह गए। द नेक्स्ट अथॉरिटी, तो यस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और हम आगे वाले पॉइंट्स कंप्लीट कर देंगे। तो हमारा इसका एक और थर्ड पार्ट और बनेगा, और वो पार्ट में हम इसको कम्प्लीटली चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। थैंक यू।